हेलो बच्चों, इस क्लास में 10th का साइंस का रिवीजन क्लास ये थर्ड है। तो इसमें हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं और इसका डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है तजर में, पुष्प में, तना में और फल में। तो पौधों में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प यानी कि जो है फूल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है हर पौधों में होता है। किस में होता है? जो हरे पौधे हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है? 4 चीज़ों की। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला कौन? सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल, 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 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल। और कौन सा चौथा जो है इसका कंपोनेंट वो क्या है? जल है, यानी H2O। क्या है? H2O। तो 4 चीज़ों की आवश्यकता किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण में होती है। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन क्या है? हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो ऑक्सीजन जो है जल के टूटने से जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है। जल के टूटने से किस क्या यूज होता है उसमें, मतलब रिलीज होता है वो, उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? ये इसमें ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो ये हो गया कहाँ? जल से। अगला है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ जो है कहाँ पाई जाती है, जो बताइए। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। जठर ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पूछा जाए कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। अगला है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार से श्वसन से बनता है? वायवीय, अवायवीय, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन के द्वारा बनता है। इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन के द्वारा बनता है। अगला है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रीनलिन, पिट्यूटरी ग्रंथि, मेडुला और थोराइड। तो सबसे छोटा कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि क्यों होती है कहते हैं इसको? क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है। जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि और हैं उसको भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। पौधों के वायवीय भागों से जल का ह्रास की क्रिया कहलाती है। यानी कि पौधा के जो वायवीय भाग हैं वहाँ से जल का जो ह्रास होता है उसको क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन। उसको क्या कहा जाता है? बाष्पोत्सर्जन। और बाष्पोत्सर्जन में जो है उसी के थ्रू जल क्या होते हैं? वायुमंडल में मुक्त होते हैं। जल क्या होते हैं? वायुमंडल में रंध्र के थ्रू मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग जो है कहाँ पनपता है? किसकी कमी से पनपता है? ऑप्शन है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, सी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से और डी मोटापा से। तो घेघा रोग किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से। इसीलिए हम लोग जो नमक यूज करते हैं आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसमें हल्की मात्रा में क्या होती है? आयोडीन होती हैं। अगला है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी कि जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है उसको, ब्लड प्रेशर को मापने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर और स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर। तो स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है क्या मापा जाता है? रक्तचाप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? रक्तचाप। लेकिन हृदय की धड़कन जो मापी जाती है यानी कि जो है किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप से। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है,
बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। बाष्पोत्सर्जन बताइए किस में पाया जाता है? तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में पाई जाती है? ऑप्शन है जंतुओं में, पौधों और जंतुओं दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है सिर्फ जंतुओं में, सॉरी, पौधों में पाई जाती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ऊंट में, घोघा में, तिलचट्टा में, मानव में। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट करता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तिलचट्टा जो है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कहने का अर्थ क्या है कि जैसे हमारा जो शरीर में धमनी और सिरा होती है, तो उसके द्वारा ब्लड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जबकि ये जो तिलचट्टा है ना उसको जो है खुले में रहता है, उसमें कोई जो है धमनी और सिरा नहीं होती है, इसलिए जो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तिलचट्टा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? तो रक्त हम लोग जानते हैं तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम और क्रोमोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम और क्रोमोप्लास्ट। तो कौन ऑप्शन है? यूरोक्रोम। इसका सटीक आंसर क्या है? सही आंसर यूरोक्रोम है। यूरोक्रोम के कारण ही जो है रक्त, इसका ब्लड जो मूत्र है, मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। किस कारण से? यूरोक्रोम। किसके कारण? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन उभय लिंगी जंतु है? बताइए। हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। तो उभय लिंगी जो है, उभय लिंगी कहने का मतलब जिसमें मादा और नर होते हैं, जो अलग अलग नहीं होते, मादा और नर अलग अलग नहीं होते, उसको हम उभयलिंगी यहाँ पर कहेंगे। तो केचुआ, केचुआ क्या है? उसमें जो है नर और मादा अलग अलग नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा केचुआ। अगला आंसर है क्वेश्चन यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यानी यूरिया है जो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है वो बताइए। वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया बनता है कहाँ? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में ही होती है। यूरिया का निर्माण कहाँ? यकृत में। और वहीं से जो है प्रवेश करती है किसमें? रक्त में प्रवेश करती है। यूरिया जो है कहाँ से प्रवेश करती है? रक्त में प्रवेश करती है। कहाँ से? तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, लीवर से जो है, यकृत से, लीवर या जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत, तो यकृत से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। ऑप्शन है CFC, DDT, ATP और इनमें से कोई नहीं। तो जैव आवर्धन क्या होता है ना कि जैसे हम लोग यूज करते हैं कोई चीज़, जैसे कीटनाशक के सभी का छिड़काव करते हैं, तो वो क्या है? उसका प्रभाव फसल में कुछ आता है, कुछ जल में जाता है, तो वो जो है एक जीव से दूसरे जीव में होते हुए जो है आगे उसकी मात्रा क्या होती है? वृद्धि होते जाती है और उच्च श्रेणी के जंतुओं में पहुंचता जाता है। तो इसी को हम कहते हैं जैव आवर्धन। जैसे मान रहे हैं कि हम कीटनाशक का छिड़काव किए या फिर जो है खरपतवार नाशक छिड़काव किए, तो वो क्या है? रसायन जल में मिल गया या फिर उसका कुछ अंश जो है पौधा अवशोषित कर लिया, तो कुछ पौधा में आ गया और पौधा से फल में उसका आ गया। और जैसे जीव में देखें जाए, जल में मछली ये सभी होती है, तो मछली अगर उस जल का यूज किया तो वहाँ पर उस कंडीशन में उसकी मात्रा जो है हम छिड़काव जिसका किए हैं, जैसे DDT एग्जाम्पल में यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, तो उसका छिड़काव जब करते हैं तो मछली के शरीर में प्रवेश करता है और मछली हम लोग खाते हैं, तो उसका जो है प्रभाव क्या है? हमारे शरीर तक भी हो जाता है। इसी चीज़ को जो है जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें प्रभाव उसका क्या है? उच्च श्रेणी के जंतुओं तक बढ़ते जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन है अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो प्रथम उपभोक्ता कौन होता है? तो जो शाकाहारी हैं। कौन है? शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? तो वो जो है प्रथम उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? प्रथम उपभोक्ता होते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर वाला जो जल है, अंडरग्राउंड वाटर जिसे कहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल बताइए। कुआं, नदी, समुद्र, तालाब। तो अगर देखेंगे तो सभी का ऊपर वाला सरफेस क्या है? ओपन है, खुला है। लेकिन कुआं जो है ना, हम उसको खुदाई कर करके उसको ओपन किए हैं उसको पानी निकालने के लिए, नहीं तो वो क्या है? अंडरग्राउंड वाटर ही है उससे। तो ये नदी, समुद्र, तालाब ये सब क्या है? भूमि के ऊपर पाए जाने वाले जल का एग्जाम्पल है। लेकिन भूमिगत जल का एग्जाम्पल कौन है? कुआं। कुआं से जो जल प्राप्त करेंगे वो किसका एग्जाम्पल है? भूमिगत जल का। अगला है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं
डार्विनवाद, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं, लैमार्कवाद। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं बताइए। तो ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। क्योंकि जो है हम लोग जो जैसे परपोषी जो हैं हरे पौधे पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम लोग जो है आधारित हैं, उसी पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में और वृक्क में। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। और अग्नाशय से रिलेटेड कुछ बिंदु और ध्यान में रखना है, इससे एंजाइम और जो है हार्मोन दोनों बनाया जाता है, यानी कि जो है ये बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की भांति कार्य करता है। ये जो अमाशय क्या करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, अग्नाशय को। और क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि जो है ये हार्मोन और इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है और अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि की भांति कार्य करती है। अच्छा, हार्मोन का जो है स्राव किससे होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन का स्राव किससे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। और वहीं जो है एंजाइम का स्राव किससे होता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि से। ये ध्यान रखेंगे इतने क्वेश्चंस। अगला है थोरैक्सिन हार्मोन का संश्लेषण निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। थोरैक्सिन हार्मोन जो है उसका संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन है आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, आयोडीन। तो ये जो है आपको पता है थोरैक्सिन हार्मोन का स्राव जो है ये किससे होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि को जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन से। किससे, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऑप्शन है 1.5 से 2 kg, मतलब 1.5 kg से 2 kg। अगला है आधा kg से 1.5 kg, यानी 0.5 से 1.5 kg, 1.2 से 1.4। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ऐसे आपको 1400 ग्राम ध्यान में रखना है, 1400 ग्राम यानी 1 kg 400 ग्राम। लेकिन ऐसे जो है आपको यहाँ पर जो इसका परास दिया अंतराल दे रखा है क्या है, 1.5 से 2, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है 0.5 से 1.5, यानी कि आधा kg से 1.5 kg। और अगला दे रखा है 1.2 से 1.4। तो ये सटीक जो है कौन है, 1.2 से 1.4 का। ऐसे अगर ओवरऑल पूछा है तो 1.5 kg बता सकते हैं। अगला है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए। तो इसमें जो है इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए। यहाँ पर जो है तो उसमें कैसा बनता है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। अगला है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि जैसे साइड मिरर जो है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो उत्तल दर्पण है उसकी विशेषता क्या है कि ये प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। आभासी, सीधा और वस्तु से क्या बनाता है, छोटा बनाता है। और इसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए जो है हम लोग इसका उत्तल दर्पण का यूज करते हैं पीछे देखने का, यानी पश्च दर्शक के जो मिरर है उसके रूप में किसका यूज करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त हमें प्रतिबिंब मिलता है वो कैसा होता है, हमेशा जो है कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसा, काल्पनिक बनता है। लेकिन उत्तल लेंस अगर है तो उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के जो है इमेज बनते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण है बताइए। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन है क्या, तो जैसे वायुमंडल में स्थित छोटे कण जो है, जब छोटे कण पर प्रकाश की कण पड़ती है, प्रकाश की किरण पड़ती है तो उससे कुछ अवशोषित कर करके बाकी प्रकाश को क्या कर देता है, चारों ओर फैला देता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको लघु उत्तरीय में बार बार रिपीट करता है, तो इसे ध्यान रखेंगे।
अगला है समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। समान जो नेत्र है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो आपको जो है ध्यान रखना है न्यूनतम दूरी पूछे, न्यूनतम दूरी पूछे तो ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और यूनिट ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर। अगर मीटर में दे दे तो क्या होगा 0.25 मीटर होगा। और अधिकतम दूरी जो है क्या होता है, अधिकतम दूरी क्या होता है, तो अधिकतम दूरी होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है उसका फोकसांतर कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस है उसका जो है क्षमता पूछा है कि क्या होगा। तो उत्तल लेंस की फोकस जो है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कैसा होता है वहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव होती है। तो यहाँ इसका क्या होगा, सबसे पहले दे रखा है एफ बराबर 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर, और हमको क्षमता पूछा है यानी पावर पूछा है। पी इक्वल टू क्या होता है 1/f, पी इक्वल टू क्या होता है 1/f, और यहाँ पर जो 1/f का मान कितना है 50, और चूंकि मीटर में होता है तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर को जो है मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते। यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा 100 से भाग देंगे, इसको क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। आपको पता है यहाँ पर जो है जैसे इस टाइप का हो a/b/c है, तो इसको हम क्या करेंगे b/c, c कहाँ चल जाएगा ऊपर, a इंटू बी c/b हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/50 गुना 100, तो 50 दूना 100, ये कितना हो जाएगा +2 इसका क्षमता हो जाएगा। यूनिट क्या होगा डायऑप्टर, जो क्षमता है उसके जो यूनिट क्या होती है डायऑप्टर होती है। क्या होती है डायऑप्टर होती है। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो टोटल 5 सतह से घिरा रहता है। मिनिमम कितने 3 सतह से, कितने 3, और ऐसे कितने 5 सतहों से घिरा होते हैं। अगला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मतलब अभिनेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, और दृष्टिपटल द्वारा, और पश्चमाभी पेशियों द्वारा। तो फोकस दूरी जो है ना वो परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है, पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। पश्चमाभी पेशियों का खिंचाव जो है कम या ज़्यादा कर करके जो है उसकी फोकस दूरी में क्या करती है एडजस्टमेंट करती है, यानी कि उसको जो है क्या करता है संयोजित करती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम है। कितने नियम हैं 2 नियम है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण बराबर होते हैं किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर किसके होते हैं, परावर्तन कोण के। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होती हैं, एक ही समतल में होती है, एक ही समतल में होती है। अगला है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी यानी कि जो कैमरा है फोटो खींचने के लिए यूज होता है, तो उसमें जो है कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। किसमें, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अगला है यदि किसी अवतल दर्पण का लंबवत आपतित हो, अवतल दर्पण पर जो है लंबवत आपतित हो कोई किरण, तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर जाएगी। अगर 90 डिग्री के एंगल पर आपतित होती है तो उस कंडीशन में जो है वो किससे होकर जाएगा। ऑप्शन है फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, इनमें से किसी से नहीं। तो अगर जो है लंबवत आती है तो किससे होकर जाएगी, हमेशा वक्रता केंद्र से। किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। अगला क्वेश्चन है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या होगा। अगर जो है एक वर्णी प्रकाश गुजरे प्रिज्म से तो क्या होगा, उसमें प्रकीर्णन की इसमें सॉरी उसमें वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होगी। उसमें वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो है प्रिज्म का कोई ऐसा गुण नहीं है कि उसमें जो है अलग अलग प्रकाश में तोड़ दे। वो क्या है, श्वेत प्रकाश में ही जो है 7 रंगों का मिक्स कलर होता है, जो कि अलग अलग जो है तरंगधर्ष होने की वजह से वो क्या करता है, अलग अलग जो है एंगल में झुकाव होता है उसका। इस वजह से वो क्या वर्णपट प्राप्त होती है, यानी कि वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। पवन जो विद्युत जनित्र है उसमें कुंडली को कौन घुमाने का काम करता है, उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रेशर जितना भी हो,
लेकिन गतिमान नहीं है तो उसे नहीं घुमा सकती। तो कौन सी? गतिशील हवा ही जो है उसके कुंडली को घुमाने का कार्य करती है। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा दे दिए लेकिन उसमें गति नहीं है तो कुंडली को घुमा नहीं पाएगा, उसमें क्या होना चाहिए? गति होना चाहिए। अगला है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? बताइए, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? तो अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर और हीरा। तो ग्रेफाइट जो है धातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। विद्युत और हीट का, उष्मा का क्या है? सुचालक हैं। बाकी सभी अधातुएं जो क्या हैं? जो विद्युत है उसका अचालक होता है या कुचालक कह सकते हैं तो वो होता है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। ये इसका क्या है? अपवाद है। अधातु का क्या है? अपवाद है। अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब कहा है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है, यानी कि आर का मान कितना है? 1 मीटर है। तो आप फोकस बराबर आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। और यहाँ पर दे रखा है 1 मीटर। कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 दूना 100, यानी 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। अगला है ऑप्शन, विद्युत धारा जनित्र उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है? जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तब विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? जनित्र के द्वारा, जनरेटर के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं विद्युत धारा? जनित्र के द्वारा। अगला है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला। क्या है? कोयला है। अगला है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? जब प्रथम अपवर्तन होगा तो कौन सी घटना होगी? बताइए। विचलन, विक्षेपण, परावर्तन, इनमें से सभी। कहा है कि समानांतर पट्टी है, उससे प्रथम बार जो है जब वो होगा तिरछा आपतित होगा तो क्या होगा? उसमें विचलन, विक्षेपण, परावर्तन, इनमें से सभी। अब क्या होगा? विक्षेपित होगा। क्या होगा? विक्षेपित होगा। इसमें सबसे पहले क्या है? पहला पर। तो पहला पर उसका कंडीशन में क्या होगा? विचलित होगा। सॉरी, यहाँ पर जैसे समानांतर पट्टी है तो यहाँ पर समानांतर कांच की पट्टी है तो इस पर आपतित होगा तो ये जो है अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? विचलन। अगला है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति जो की जाती है वो कितना होता है? 220 वोल्ट दिष्ट धारा यानी डीसी करंट? नहीं। 12 वोल्ट दिष्ट धारा? नहीं। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा? कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, और उसका आवृत्ति क्या होता है? 50 हर्ट्ज। क्या होता है? 50 हर्ट्ज। HZ से डिनोट करते हैं। इसकी आवृत्ति क्या होती है? घर में जो आती है 50 हर्ट्ज। 50 से 60 हर्ट्ज होती है, लेकिन ऐसे कितना? 50 हर्ट्ज करना है। अगला है, जस्ता की परमाणु संख्या। जिंक की जो है परमाणु संख्या कितनी होती है? 30 होती है। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30 होती है। अगला है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। तो इसका क्या होता है? Na2CO3 10H2O। Na2CO3 इंटू क्या होता है? 10H2O। 10H2O धोने का सोडा। और खाने का सोडा अगर पूछा जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। NaHCO3। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षार कौन है? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, इसमें पूछा है प्रबल क्षारक, और ऑप्शन क्या है? MgOH हॉल 2। MgOH का हॉल 2, NaH4OH, NaOH और CuOH का हॉल 2। तो ये जो NaOH है क्या है? प्रबल क्षारक है। क्या है? प्रबल क्षारक है। अगला है, हेमाटाइट निम्नांकित में से किसका धातु का अयस्क है? जिंक का, आयरन का, कॉपर का और सोना का।
तो बताइए किसका है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, ये सभी किसका है? लोहा का है। किसका है? लोहा का, यानी कि आयरन का है। अगला है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा किया जाता है? द्रवन विधि, हाथ से चुनकर, निष्ठापन और फेन उत्प्लावन विधि से। तो इसको किस विधि से किया जाता है? निष्ठापन। अगला है अभिक्रिया Zn+O2 बनाता है ZnO, जिंक प्लस O2 क्या बनाता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है उपचयन, विस्थापन, उदासीकरण, अपघटन। तो ये जो है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीजन का अलग होना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, अवकरण कहलाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अगला क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जो है जल में क्या होता है? आयनित होता है। अम्ल क्या होता है? जल में आयनित होता है। अगला है लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? लिथियम के बाह्यतम कक्षक में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो लिथियम का आपको पता है परमाणु संख्या 3 होती है। तब पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है कौन? क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम। तो कौन हो जाएगा इसमें? हीलियम। कौन है शून्य समूह का तत्व? कौन है? हीलियम। अगला है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? फ्लोरीन। कौन होता है? ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। परमाणु संख्या कितना है फ्लोरीन का? 9। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9। अगला है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर कौन सी? हाइड्रोजन। कैथोड पर कौन मुक्त होती है? हाइड्रोजन। हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 7.8। 7 से कितना होता है? 7.8 होता है। अगला है निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? Na2O, COO, CaOH Hol2, H2SO4। तो यहाँ पर कौन है? H2SO4 क्या है? अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है ऐसे भी पहचान के लिए आप जो है देख सकते हैं, इसमें क्या कहा है? Na2O, CuO, CaOH Hol2, CaOH का Hol2 और H2SO4। तो यहाँ पर क्या है? धातु का ऑक्साइड। और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। यहाँ पर भी क्या है? धातु का ऑक्साइड है, क्षारीय होता है। और OH उपस्थित है तो सीधा सीधा हम क्षारीय कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्षार का तो पहचान ही है वो। और H2SO4, H2SO4 क्या है? ये इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? मतलब कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो कि बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया जाता है? ऑप्शन है हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज और लाल पत्ता गोभी। तो हल्दी, लिटमस पत्र और लाल पत्ता गोभी ये तीनों क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। जबकि मेथिल ऑरेंज क्या है? मेथिल ऑरेंज एक रसायन है जो कि प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और कार्बोलिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये बनाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। अगला है कॉपर पाइराइट का रासायनिक संघटक है। कौन है? CuFeS2, CuAF2A से। अगला है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? बताइए। जिंक, सोना, लोहा और तांबा। जिंक, सोना, लोहा और तांबा, ये क्या है? प्रकृति इसमें से कौन है जो कि बताइए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो क्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे नीचे स्थित धातु हैं वो सभी क्या होती हैं? तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। किसी से रिएक्शन नहीं करेगा तो मुक्त अवस्था में पाई जाएगा। तो कौन है? सोना। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? सोना।
अगला है निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है जिंक, चांदी यानी कि जिंक, चांदी, और इसका संकेत दे रखा है Zn, Ag, Au और Cu। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा कौन है, Cu, कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि एक क्रियाशीलता श्रेणी में इसका स्थान कहाँ है, ऊपर है। अगला है किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो धातु है उसके बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 4, 5, 6, 7 होगा। 4, 5, 6 या 7, 4, 5, 6 या 7 होगा तो अधातु, 1, 2 या 3 होगा तो धातु, और अगर 8 है तो क्या होगा, निष्क्रिय तत्व होगा। क्या होगा, निष्क्रिय तत्व होगा। पीतल निम्नांकित में से किनकी मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक की। किसका, कॉपर और जिंक की। पीतल किससे बनाया जाता है, कॉपर और जिंक से। अगला क्वेश्चन है इसका, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है। भाप से कराया जाएगा तो कौन सा ऑक्साइड इसका बनेगा, बताइए, Fe2O3। अगला है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या कितना है, 16 है, और कहा है कि आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। वर्ग संख्या क्या है बताइए। तो परमाणु संख्या 16 है और पूछा क्या है, वर्ग संख्या क्या होगा इसका। तो 16 परमाणु संख्या है और पूछा है हमें वर्ग संख्या। 16 में कौन होता है, सल्फर। क्या है, सल्फर है। और इसका जो है ना, आप देखोगे तो इसमें जो है, इसमें 10 में प्लस करके आप जो है देख सकते हैं कौन सा वर्ग। ये ऐसे 16 है तो 16 ही इसका वर्ग संख्या भी है। ठीक है, 2 कम कर देंगे। ऐसे अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन फर्स्ट आ जाता है, हीलियम यहाँ आ जाता है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन, हीलियम। पीरियोडिक टेबल अगर लिखेंगे ना तो हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद यहाँ आ जाएगा लिथियम, और उसके बाद जो है आपको थर्ड से, तीसरा से शुरू होता है कौन, पी ब्लॉक। यहाँ पर जो है इसमें अगर देखेंगे तो तीसरा में जो है पी ब्लॉक क्रॉस करता है यहाँ पर। तो यहाँ से जो है लिथियम, सोडियम आ जाएगा, और उसके बाद जो है सोडियम से यहाँ शुरू होगा तीसरा ब्लॉक, और यहीं पर जो है शुरू होता है। तो 10 गो जो है यहाँ क्या हो जाएगा, छट जाएगा, और उसके बाद जो है आगे चलेगा इसका। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, किस में आ जाएगा। 15 ऑप्शन दे रखा है, 15, 2, 16 और 4। तो इसका जो 16 वाले तत्व है ना, उसका जो वर्ग संख्या है वो कौन है, 16 ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नांकित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। ऑप्शन है जिंक, लोहा, कॉपर और मैग्नीशियम। जिंक, लोहा, कॉपर और मैग्नीशियम। बताइए कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। तो ये कौन है बताइए, ऑप्शन सही होगा कौन सा, ये हो जाएगा कॉपर। कौन है, कॉपर। अगला है एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है, तो इस मिश्र धातु को क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं, कांसा। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। ऑप्शन है H2 गैस, O2 गैस, H2 और O2 दोनों गैस, ZnO। तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है। तो जिंक इसको से अभिक्रिया करके क्या करेगा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, तो इसे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ZnO तो बनाता ही बनाता है, ZnO बनाएगा यहाँ पर, और जो है H2O भी प्लस में मुक्त करेगा, बनाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती। ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी और पारा। तो चांदी जो है इसको हाई टेम्परेचर पर भी गर्म किया जाएगा तो अभिक्रिया नहीं करेगी। अगला है अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य जो है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है गैंग बोलते हैं। अपद्रव्य जो उपस्थित होता है अयस्क में उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो उसको जो है तन्यता के कारण, किस गुण के कारण, तन्यता के कारण जो है, और चादर किसके कारण, आघात वर्धनीयता के कारण जो है बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है
ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जो है उसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।